प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के भारतीय प्रशासन का विकास टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाएंगे। मौर्य काल में भारतीय प्रशासन का विकास किस प्रकार हुआ। मौर्य काल के बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के शिलालेख महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो जानकारी देते हैं कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देखें तो उसके 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 150 अध्याय और 6000 श्लोक में राजनीति, अर्थशास्त्र, दर्शन, नीति शास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा, सैन्य शास्त्र, भूगर्भ विद्या, रसायन शास्त्र, अभियांत्रिकी और प्रशासनिक विषयों पर काफ़ी कुछ लिखा गया है। इसके पहले, दूसरे और 5वें, 6ठे अधिकरण मुख्यतः लोक प्रशासन से संबंधित है। मौर्य काल में राज व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, जिसमें राजा प्रधान शक्ति का केंद्र था, लेकिन उसकी निरंकुशता रोकने के लिए उसे प्रतिबंधों के अधीन रहना पड़ता था। राजा के 3 कर्तव्य प्रमुख थे: शासन संबंधी, न्याय संबंधी और सैनिक संबंधी। कठोर दिनचर्या राजा को अनुशासित व योग्यतम बनाती थी। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें 12 से 20 मंत्री होते थे। ये राजा द्वारा ही नियुक्त होते थे और परामर्शदात्री थे, अर्थात इनकी बात मानना या न मानना राजा की इच्छा पर निर्भर करता था। एक उप समिति तत्काल निर्णय लेने के लिए भी होती थी, जिसे मंत्रिण कहते थे। राजा सहित विभागों की संख्या, जिन्हें हम तीर्थ कहते हैं, 18 थी। प्रत्येक तीर्थ के प्रमुख आमात्य कहलाते थे, अर्थात उस समय की नौकरशाही होती थी। अमात्य में हम प्रमुख प्रकार अगर देखें तो मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रदेष्टा, कार्मांतिक, नायक, महापौर, अंतर्वैशिक, दंडपाल, दुर्गपाल, अंतःपाल, आटविक, द्वारिक, बहुत सारी चीज़ें होती है। उनका कहना था कि अकेला पहिया गाड़ी में जिस प्रकार से गाड़ी नहीं चला सकता, उसी प्रकार सरकार भी एक व्यक्ति अर्थात राजा नहीं चला सकता। उसके उपरांत हम देखते हैं कि प्रशासनिक इकाई क्या थी। प्रांत को हम चक्र भी कहते हैं, जिसको 6 भागों में बांटा गया था और प्रत्येक प्रांत या चक्र पर राजवंशीय व्यक्ति या कुमार नियुक्त होता था, जो महामंत्रियों की सहायता से शासन करता था। प्रांतों को मंडल में, जिनके प्रमुख महामात्य होते थे, मंडल जनपद में, जिन पर समाहर्ता होते थे, फिर नगर में नागरिक होता था, जो स्थानिक और गोप 2 भागों में बंटे होते थे, और उसके नीचे ग्राम, जिसका प्रधान ग्रामिक होता था। राजा के नीचे एक मंत्री परिषद होती थी और पूरे प्रशासन को हम जनपद, राजकीय विभाग, स्थानीय संस्थाएं, राजकीय उपक्रम और सेना में बांट सकते हैं। न्याय व्यवस्था को अगर हम देखें तो 2 प्रकार के न्यायालय थे: धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय सिविल लॉ से रिलेटेड थे और कंटक शोधन क्रिमिनल लॉ से संबंधित थे। 3 जजों की बेंच को वरीयता दी जाती थी। सबसे ऊपर राजा का न्यायालय होता था, उसके नीचे पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय, फिर जनपद का न्यायालय, फिर स्थानीय न्यायालय, फिर द्रोणमुख न्यायालय, फिर संग्रहण न्यायालय और सबसे नीचे ग्राम न्यायालय। आय का मुख्य स्रोत भूमि कर होता था। पुलिस और दंड प्रणाली उस समय सुविकसित थी। स्मिथ कहता है कि अकबरकालीन प्रशासन से अधिक संगठित प्रशासन मौर्य काल में था। मौर्य काल कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर काम करता था, यानी राजा को इतने पावर दिए गए, उसके बावजूद कल्याणकारी राज्य को पीछे नहीं रखा गया। विदेश नीति सुदृढ़ थी। विशाल कार्मिक तंत्र था जो केंद्रीकृत था। संगठनात्मक विकास व कार्यकुशलता पर ध्यान दिया जाता था। सत्ता का प्रत्यायोजन भी किया गया था। विकेंद्रीकरण के तत्व भी पाए जाते थे। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका थी। संचार व समन्वय की उचित व्यवस्था थी।
मिश्रित और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था थी। विधि का शासन प्रचलित था और सबसे बड़ी बात, उस समय जैन व बौद्ध धर्म ऊंचाइयों पर थे, उसके बावजूद धर्मनिरपेक्ष राज्य माना जाता था। अगर हम देखें, सरकारी कार्मिक 3 श्रेणी के थे। उपयुक्त, जिन्हें हम उच्चाधिकारी या विभागाध्यक्ष कह सकते हैं, युक्त, मध्य स्तरीय प्रबंधक, और तत्पुरुष 4th क्लास या सेवक वर्ग माना जाता है। भर्ती प्रणाली साक्षात्कार, परोक्ष परीक्षा, अनुमेय पद्धति पर आधारित थी। उपयुक्त वेतन संरचना भी थी। पदोन्नति व भ्रष्टाचार पर भी कौटिल्य ने लिखा था। 4 प्रकार की विधाओं का जिक्र भी वो करते हैं, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, जिनके आधार पर राजा, युवराज और कार्मिक अध्ययन प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अगर हम मौर्यकालीन प्रशासन को देखें तो हमें महसूस होता है कि जैसे टैक्सेशन प्रणाली पे उन्होंने कहा कि राजा इस प्रकार कर वसूले जैसे सूर्य समुद्र से वाष्प के रूप में जल ग्रहण करता है और वर्षा के रूप में समुद्र को वापस लौटा देता है। इसी प्रकार सप्तांग सिद्धांत दिया उन्होंने, वो भी राज्य की उत्पत्ति संवेदा या सामाजिक समझौता प्रणाली पर मानते हैं, ताकि क्रूर और बलवान अत्याचारी लोगों से निपटने के लिए मनुष्य राजा को टैक्स देकर अपनी सुरक्षा का वचन प्राप्त करते हैं। राज्य के 7 अंगों में राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर सार यह निकलता है कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था उन्नत, विकसित, संगठित, विशाल साम्राज्य व्यवस्था थी। इससे आगे की हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।